आज का चैप्टर हमारा सरफेस केमिस्ट्री यूनिट 5। पहले हमने यूनिट 6 कर लिया था और बीच में वाला चैप्टर छोड़ दिया था, तो वी कम टू दिस चैप्टर टुडे, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। ओके, बेसिकली क्या होता है सरफेस? सरफेस जो है, आपको जो पता है, सरफेस इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एनीथिंग, राइट? चाहे हम वो सॉलिड कर रहे हैं, चाहे हम लिक्विड कर रहे हैं, चाहे हम गैसेस कर रहे हैं, तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सरफेस पे लाते हैं। जब भी दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सॉलिड सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं, राइट? या हम सॉलिड लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं टू फॉर्म सॉल्यूशंस, तो दोनों जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बीच की जो लेयर होती है उसे हम इंटरफेस बुलाते हैं। इंटरफेस इज दैट लेयर विच इज द, आप कह सकते हो, द पार्टीशनिंग लेयर बिटवीन द टू कंपोनेंट्स। ओके, उसे हम क्या बुला रहे हैं? इंटरफेस। तो जब हम सॉलिड्स और सॉलिड्स को मिक्स कर रहे हैं तो कहीं पे इंटरफेस प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम लिक्विड्स और लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, और लिक्विड्स में स्पेशली जब हम लोग ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, तो आप देखते हो कि देयर इज अ लाइन ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू लेयर्स, वाटर एंड ऑयल, राइट? इसे हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज इंटरफेस। गैसेस जो होते हैं, गैसेस में कोई भी इंटरफेस प्रेजेंट नहीं। क्यों? क्योंकि गैसेस दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल विद वन अनदर। जब आप उसको मिक्स करोगे तो हम कोई एक सेपरेट लाइन ऑफ सेपरेशन या लाइन ऑफ सेपरेशन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते जिसमें गैसेस हमें डिफरेंट नजर आए, राइट? When we are talking of surface chemistry, there are many processes जो कि basically सिर्फ surfaces के ऊपर ही होते हैं। जैसे for example, one very common example which we can take is that of catalysis। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैटालिसिस में क्या होता है कि the entire reaction that is going to take place at the surface only. Okay, so catalysis is one example. Then apart from this, what all we are going to study in this chapter is we are going to study the process of adsorption. Adsorption is also a surface phenomena. Then we will study colloids, right? So there are three things which we are going to study in this chapter. The first one, that is adsorption. The second one is catalysis, and the third one, that is going to be colloids, right? When we are talking of surface chemistry, तो हम लोग किस तरह से इसको define करते हैं? Surface chemistry is that branch of science or that branch of chemistry. It is the branch of chemistry which deals with nature of surfaces, which deals with nature of surfaces and changes occurring on the surface, and changes occurring on the surface. This is surface chemistry. Now when we will carry out surface chemistry, तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सर्फेसेस होते हैं, जिसपे जो सर्फेस फिनोमेनन होगा, वो सर्फेसेस बहुत ही ज्यादा क्लीन होने चाहिए। उसके ऊपर ना तो कोई गैसेस होनी चाहिए, ना ही कोई अदर केमिकल्स होनी चाहिए फॉर एब्जॉर्प्शन टू और फॉर सर्फेस प्रोसेसेस टू अकर। तो जनरली जो हम लोग सर्फेस प्रोसेसेस करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि सर्फेस को एब्सोल्युटली क्लीन करने के लिए वी प्लेस द सर्फेस इन वैक्यूम, right? This vacuum that is created at a pressure of 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 9 pascals. So pressure is kept so low कि उसके अंदर कोई भी gases जो है वो present नहीं है, so that is going to behave as a vacuum. जब vacuum में हम surfaces को रखते हैं तो surfaces are free from impurities. There is no impurity on the surface और surface phenomenon वो ज्यादा इफेक्टिवली अकर कर सकता है, ठीक है? Now let's go on to the first process of surface chemistry, which is adsorption. Now when we are talking of this process, that is adsorption, it is a surface process. An example which we can take over here is
we are saying it is a surface phenomenon. An example which we can take over here is that of very common example आपकी जो day to day life में use होता है, that is silica gel. ओके, सिलिका जेल बेसिकली क्या करता है कि हमने अगर सिलिका जेल जैसे लेदर के जितने भी गुड्स होते हैं, लेदर पर्सेस होते हैं आपके या शूज होते हैं, उसके अंदर आप देखते हो छोटे छोटे पाउचेस पड़े रहते हैं. दे आर पाउचेस ऑफ सिलिका जेल. सिलिका जेल क्या करता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. राइट, वी आर यूजिंग द वर्ड द लेटर डी ओवर हियर. ओके, सो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो लेदर हुआ दैट इज गोइंग टू बी मॉइस्चर फ्री. अनदर एग्जांपल व्हिच वी कैन विजुअलाइज इज कि हम लोगों ने लिया चारकोल. राइट, अब अगर हम लोग चारकोल लेते हैं, लेट्स से कि वी हैव टेकन अ क्लोज्ड कंटेनर एंड वी हैव टेकन मिक्सचर ऑफ गैसेस. हम लोगों ने इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर ले लिया है. ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसमें चारकोल प्लेस करने से पहले इसका जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड दिस, दैट इज मेजर्ड. अब प्रेशर इसके अंदर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर इसके अंदर होएगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन. ओके, देन आफ्टर मेजरिंग दिस हम लोग इसके अंदर एक चारकोल का पीस रख देते हैं. जब ये चारकोल का पीस इसके अंदर रखेंगे और दोबारा से अगर हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे, लेट्स से दिस वाज P1 द इनिशियल प्रेशर, राइट. आफ्टर पुटिंग द पीस ऑफ चारकोल हमने फिर से प्रेशर मेजर करा व्हिच इज P2, राइट. So after placing the piece of charcoal, it is seen that the pressure of the gases that decreases. अब क्यों वो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की गैसेस हैं वो इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. राइट, अगर वो इसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब होंगे तो फ्री गैस जो है इसमें कम रह जाएगी, और अगर गैस कम हो गई तो वो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेगा. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व एब्जॉर्प्शन. Another example which we can take over here is कि जो रॉ शुगर होती है, जो शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं, that raw sugar is yellowish brown in color. ठीक है, that is yellowish brown in color, क्योंकि शुगर केन का जो जूस होता है उसका यही कलर है. तो जब हम उसे क्रिस्टलाइज करते हैं तो रॉ शुगर इज ऑफ दैट कलर. क्या करते हैं कि इस रॉ शुगर के अंदर वी पुट अ पीस ऑफ एनिमल चारकोल. ओके, सो ये एनिमल चारकोल क्या करेगी, इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑल द कलर ऑफ द रॉ शुगर एंड वी गेट व्हाइट क्रिस्टलाइन शुगर आफ्टर प्लेसिंग दिस. व्हाइट क्रिस्टलाइन, राइट. सो व्हाट आर वी सीइंग ओवर हियर कि यहाँ पे एक सॉलिड है जो कि लिक्विड को एब्जॉर्ब कर रही है. ओके, यहाँ पे एक सॉलिड है जो कि गैसेस को एब्जॉर्ब कर रही है, और यहाँ पे भी एक सॉलिड है जो कि डाई स्टफ को एब्जॉर्ब कर रही है. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द डिटेल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन. ऑलराइट, सो व्हेन वी टेकिंग absorption, so how will we define it first? So you can write down the phenomenon of attracting and retaining. ठीक है, the phenomenon of attracting and retaining the molecules of a substance attracting and retaining the molecules of a substance at the surface of solid or liquid, at the surface of solid or liquid, resulting in more concentration
resulting in more concentration on the surface than in the bulk. On the surface than in the bulk, that is known as adsorption, right? तो concentration जो molecules की होगी, that is going to be more on the surface than in the bulk, and this process is known as what? It is known as adsorption. Adsorption में जैसे हम solution में बोलते हैं कि there is a solute and a solvent, उसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास solute और solvent तो नहीं होते, पर हमारे पास एक solid है जो कि एब्जॉर्ब हो रहा है और दूसरा सरफेस है जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन हो रही है. ओके, सो वी से दैट वी हैव टू words over here. One which is known as the adsorbent. It is the solid substance on the surface of which adsorption takes place. Right? So basically adsorbent क्या है? It is the surface on which adsorption is taking place, and the second one is adsorbate. तो adsorbate क्या हुआ? It is the substance that gets adsorbed on the adsorbent. Right? So adsorbent हो गया solid surface, adsorbate हो गया the substance which is getting adsorbed on the adsorbent, that is the adsorbate. Right? So ये आपको याद रखना है. Now when we talking of adsorption, we come to another word which is known as absorption. Okay? Absorption क्या होता है? Absorption is a bulk phenomena. It is a bulk phenomena where the concentration is more in the bulk. Concentration of the molecules, that is more in the bulk than on the surface. Right? It is more in the bulk than on the surface. Like if you want to distinguish between adsorption and absorption, तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि अगर हम सिलिका जेल ले रहे हैं, ओके, तो सिलिका जेल क्या करेगा? It is going to absorb moisture, right? Where the liquid molecules are more on the surface than in the bulk. But if we are taking anhydrous calcium chloride, crystals of anhydrous calcium chloride हम लोग लेते हैं, या anhydrous calcium chloride generally crystalline form में नहीं होता, तो anhydrous calcium chloride लेंगे तो that is going to absorb water. Right? Another example which we can take over here is that of anhydrous copper sulfate. Anhydrous copper sulfate is white in color, और जैसे ही ये water absorb करता है, it becomes hydrated copper sulfate. It becomes hydrated copper sulfate, which is blue in color. Right? So this is also an example of absorption. If we want to write down the differences, point of differences between absorption and adsorption, so let's see. ये आपको कई बार एग्जाम में आ जाता है. The points of difference between absorption and adsorption. So first point of difference इसका क्या होगा? In case of absorption, the concentration of molecule is more in the bulk, right? So absorption में
concentration is more in the bulk, right? Whereas when we are talking of adsorption, the concentration is more on the surface. किसकी concentration है ये? Molecules की. Okay, concentration of molecules is more on the surface. ठीक है? Second point of difference is कि जो absorption होता है, this occurs at uniform rate. जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्ज डाला है पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा? जो स्पॉन्ज है वो पानी को एकदम से एब्जॉर्ब कर लेगा. ओके, सो इट इज गोइंग टू अकर एट अ यूनिफॉर्म रेट. व्हेयरएज जो एब्जॉर्प्शन होता है, इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग. जैसे हम स्टार्ट करते हैं, शुरू में बहुत ही ज्यादा होता है इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी हाई एंड देन डिक्रीजेस. व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि हमने बोला कि दिस इज अ सरफेस प्रोसेस, राइट? जब एब्जॉर्प्शन होगी तो जितना सरफेस अवेलेबल है वो सारा का सारा सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा. वंस द सरफेस इज फुल, then after that adsorption that will start decreasing because the surface has no place to adsorb further. Whereas absorption में अंदर बल्क के अंदर जाना है, मटेरियल मॉलिक्यूल्स को बल्क के अंदर जाना है, तो it will keep going in slowly और uniformly absorption होती है. Is it clear? So these are the differences between adsorption and absorption. Now sometimes what happens is that both the phenomenon they take place simultaneously. कि एब्जॉर्प्शन भी हो रही है और एडसॉर्प्शन भी हो रही है. दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज सॉर्प्शन. सॉर्प्शन, तो सॉर्प्शन क्या होता है? व्हेन एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट? When absorption and adsorption they are taking place simultaneously. An example which we can take over here is if we place a piece of chalk inside ink, right? और थोड़ी देर के बाद हम उसको निकाल देंगे. जब हम उसे निकालेंगे तो बाहर से आप देखते हो कि वो पूरा ब्लू है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एब्जॉर्प्शन हो गई है. सरफेस जो है दैट इज कंप्लीटली ब्लू. बट व्हेन यू ब्रेक इट, यू विल ब्रेक द चॉक, यू विल सी कि जो लाइनिंग है इंक की काफी अंदर तक चली जाती है. ऑल्दो पूरा तो ब्लू नहीं होता, बट होता क्या है कि जैसे ये आपका हम सरफेस ऊपर का देख रहे हैं चॉक का, तो यहां से इतना सा पोर्शन जो अंदर का है वो व्हाइट रह जाता है और जो ब्लू इंक है वो काफी अंदर तक चली जाती है, राइट? बट स्टिल दिस पोर्शन ओवर हियर दैट इज व्हाइट. So इसका मतलब to certain extent absorption is also taking place over here और absorption तो हो ही रही है. तो जब हम लोग चॉक को इंक के अंदर डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बुला रहे हैं? That is known as sorption. Okay? When both absorption and absorption they are taking place simultaneously. फिर हमारे पास absorption जो है that is further of two kinds. We have two kinds of absorption. The first one that is known as positive absorption, right? क्या होती है positive absorption? When the concentration of the adsorbate, when the concentration of the adsorbate is more on the surface. राइट? सो अगर सरफेस के ऊपर ज्यादा है कंसंट्रेशन तो उसे हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज पॉजिटिव एब्जॉर्प्शन. ओके, और सेकेंड टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज नोन एज नेगेटिव एब्जॉर्प्शन. नेगेटिव एब्जॉर्प्शन में व्हेन द कंसंट्रेशन इज लेस ऑन द सरफेस, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं हम? ये बल्क के साथ.
is more on the surface than in the bulk. Right? Similarly, यहाँ पे भी when the concentration is less on the surface, then in the bulk. तो उसको हम क्या बुलाते हैं? That is known as negative absorption. An example which we can take over here कि अगर हम लोग concentrated KCl लेते हैं, right? और इसको हम ब्लड के अंदर डाल देते हैं. Okay, so we see that the concentration is more on the surface than in the bulk. So this gives us what? This gives us positive absorption. Whereas when we are taking dilute KCl, okay? और अगर हम dilute KCl को ब्लड के अंदर डालें, then this is an example of negative absorption. Clear हो गया? So this is what positive and negative absorption is. Positive और negative absorption जो है उसको हम classify कर रहे हैं due to what? Only due to कि absorption surface पे ज्यादा है कि absorption bulk के अंदर ज्यादा है. और according to the forces of attraction हम लोग absorption को further classify करते हैं into two. So let's go on to the types of absorption. Okay? So we are going to the next topic, that is types of absorption. Now what is the basis of classification over here? That is the basis of forces of attraction. So types of absorption में we have two types of absorption. The first one, it is known as physical absorption. Okay? Physical absorption जो होते हैं, in this case the particles of the adsorbate, they are held on the surface of the adsorbate by weak van der Waals forces of attraction. Weak van der Waals forces of attraction. ठीक है? होता है इससे क्या है कि जो adsorbate है वो adsorbent के surface के पास आता है, वो attract हो जाता है, as a result of which there are weak forces of attraction which is going to be developed, and that forms physical absorption. Okay? अब physical absorption में जो enthalpy of absorption है, that is very less. Enthalpy of absorption is of the order of 20 to 40 kilojoules per mole only. 20 to 40 kilojoules per mole only. Why this is happening? Because जो forces of attraction है, they are very very weak. Enthalpy of absorption क्या होती है? It is the amount of energy released when 1 mole of an adsorbate is adsorbed to the surface of the adsorbent. ठीक है? It's like a tongue twister. क्या है enthalpy of absorption? It is the amount of energy released when 1 mole of adsorbent, नहीं, 1 mole of adsorbate gets absorbed on the surface of adsorbent. ठीक है? So that is enthalpy of absorption. Now because यहाँ पे forces of attraction they are very very weak, तो इसलिए जो energy निकलती है, basically हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जो ये प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, दैट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके? जब भी मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनको अट्रैक्ट करेगी और वो टेम्पररी बॉन्ड्स बनाएंगे या टेम्पररी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में, ऑलवेज एनर्जी इज गोइंग टू बी रिलीज्ड. देयरफॉर द प्रोसेस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक. तो डेल्टा H जो होता है एब्जॉर्प्शन का, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव. राइट?
सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट इज 20 to 40 kilojoules per mole. Third, the physical absorption is रिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है, रिवर्सिबल इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज हम लोग प्रेशर डिक्रीज कर दें, हम ये बोलते हैं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है या एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है. अगर हम प्रेशर कम कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी. और बेसिकली हो रहा क्या है इसमें, जब हम लोग किसी भी चीज की, जैसे हमने सॉलिड लिया, उस सॉलिड के ऊपर हम लोग गैस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ओके, तो जब हम लोग एब्जॉर्प्शन शो करते हैं तो क्या हो रहा है, सॉलिड के ऊपर गैस एब्जॉर्ब हो रही है. तो दिस इज शोन एज गैस हाइफन सॉलिड, दैट इज गैस इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड, राइट. एंड प्लस हीट इज गिवन आउट बिकॉज आई जस्ट सेड कि जो प्रोसेस है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ओके, अब अगर एक्सोथर्मिक इन नेचर है तो अकॉर्डिंग टू ली-चार्टियर्स प्रिंसिपल क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स प्रोसेस विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. ओके, सो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर अ रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस और जो गैस होगी वो सॉलिड के सरफेस को छोड़ देगी. ओके, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज रिवर्सिबल इन नेचर एंड दिस प्रोसेस दैट इज रिवर्सल ऑफ adsorption that is known as desorption, right. So desorption क्या हुआ, it is reversal of adsorption. Clear? That is the process of desorption. So now we have studied three terms, sorry. One is adsorption, the second one is absorption, the third one is sorption, and the fourth one that is desorption. So 4 terms we have studied till now. Okay, so ये हो गया जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन के हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं. नंबर 1, इसमें जो एब्जॉर्बेट होता है वो एब्जॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर अट्रैक्टेड रहता है बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सेकंड, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज 20 to 40 kilojoules per mole and it is reversible in nature. ठीक है, फिर उसके बाद what is going to be the effect of temperature? When we talking of effect of temperature, we have already studied over here कि जब हम लोग temperature को increase करेंगे तो reverse process will take place. Okay, so on increase in temperature, adsorption या extent of adsorption decreases. Right? Extent of adsorption that is going to decrease because the process is exothermic. So according to the Lee-Chartier's principle, a reverse reaction will take place over here. ठीक है? Then next, number 4, it is lack of specificity. Lack of specificity का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने चारकोल लिया, कोई स्पेसिफिक सॉलिड की जरूरत नहीं है हमें एब्जॉर्प्शन के लिए. अगर हम चारकोल ले रहे हैं तो चारकोल किसी भी गैस को एब्जॉर्ब कर सकती है. देयर इज नो स्पेशल गैस कि नहीं मैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही एब्जॉर्ब करूंगी या मैं तो सिर्फ नाइट्रोजन ही एब्जॉर्ब करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज नो स्पेसिफिसिटी इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन. all gases they are absorbed to the same extent on solids. Right? So this is lack of specificity. फिर उसके बाद एक बहुत ही important चीज जो है that is going to affect is nature of adsorbate. Nature of adsorbate. अभी तक हमने जितने भी adsorbates पढ़े हैं they all are gases. चारकोल के ऊपर गैस हो रहा है या हमने डाई स्टफ पढ़ा या हमने मॉइस्चर पढ़ा, तो हम जनरली क्या बोलते हैं कि जो एड्सॉर्बेट
है, that is the surface, that is what we are saying, and adsorbent is the substance which is getting adsorbed. यही पढ़ा ना हमने. तो जो adsorbent होगा, उल्टा तो नहीं बोल रहे हम. What is adsorbent देखो जरा. Adsorbent is the surface and adsorbate is the material which is getting adsorbed. Okay, so that is what we are saying कि adsorbate जो हमने पढ़े ज्यादातर gases ही पढ़े हैं, right? So जब हम gases को as adsorbate देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो वाली gases जो कि easily liquefy हो सकती हैं, they get adsorbed sooner than those gases which are not easily liquefied. Okay, so we are saying that gases which are easily liquefiable get adsorbed to a larger extent. Okay, so that is nature of adsorbate. Liquefiable gases कौन सी होंगी? जिनका critical temperature high होगा, जो easily liquefy हो सकती हैं, they are those gases which have high critical temperature. क्या होता है critical temperature? Temperature above which a gas cannot be liquefied, उसको हम critical temperature बुलाते हैं. जैसे for example अगर हम लोग compare करें सल्फर डाइऑक्साइड और हम compare करें मीथेन, तो it is seen कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो critical temperature है वो high है, as a result of which it can be easily liquefiable, और उसका जो extent of absorption होगा that is going to be more. Okay, as compared to मीथेन जिसका critical temperature कम है, और हाइड्रोजन जो है उसका critical temperature बहुत ही कम है, it's 33 Kelvin only. तो हाइड्रोजन को absorb करना जो है that is difficult. ठीक है, critical temperature of hydrogen that is 33 Kelvin. So this is our physical absorption. The second type of absorption which we are going to discuss, that is chemical absorption. So let's go on to second type of absorption, that is chemical absorption. क्या हुआ chemical absorption? जैसे physical absorption में weak van der Waals forces of attraction are present. In this case, strong chemical bonds are formed. किसके बीच में होंगे? Between the adsorbate and the adsorbate, right? So there is going to be, this is chemical absorption is also known as chemisorption. उसी तरह से physical absorption is also known as physisorption, right? So यहाँ पे because of strong chemical bonds, the enthalpy of absorption is high. Enthalpy of absorption is high. ठीक है, and the enthalpy of absorption is of the order of 80 to 240 kilojoules per mole. Okay, फिर उसके बाद this process, क्योंकि यहाँ पे bond formation has happened, so this is an irreversible. It is an irreversible process. Okay, फिर उसके बाद physical absorption was not selective, it lacks specificity. यहाँ पे जो है this is highly selective in nature. Why is it highly selective? Because bond formation has to take place, so इस करके इसको selective होना पड़ता है. Okay, it depends upon the chemical properties of the adsorbent and the adsorbate. Clear? फिर उसके बाद this और क्या होगा? अच्छा, इसमें अगर हमको एक्सप्लेन करना है कि
स्टेट ऑफ एड्सॉर्ब्ड स्पीशीज क्या है? अगर हमें एक्सप्लेन करना है कि स्टेट ऑफ एड्सॉर्ब्ड स्पीशीज क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन को एड्सॉर्ब कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन विल एड्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ आयंस rather than in the form of molecules. ठीक है? Why in the form of ions? Because it has to form bonds. Basically होता क्या है कि जो surface होता है, surface को हम क्या बुला रहे हैं? Adsorbent, right? जो surface होता है उसके ऊपर free valencies present रहती हैं. वो जो free valencies present रहती है, that attracts the ions towards it. तो जैसे ऑक्सीजन का हमारे पास आयन आया, O2 नेगेटिव आयन हमने ले लिया, तो वो O2 नेगेटिव आयन जो है वो उसके पास अप्रोच करेगा and hence it will form bonds with it due to the valencies which are the empty valencies which are present on the surface. ठीक है? So उसकी वजह से state of the adsorbed species over here is predominantly ions. ओके तो अगर हम केमीज ऑप्शन एक्सप्लेन करना चाहें, अगर हम मैकेनिज्म लेते हैं केमीज ऑप्शन का, तो इस मैकेनिज्म में हम क्या बोल रहे हैं? वी आर एब्सॉर्बिंग हाइड्रोजन ओवर निकल. ओके सो लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ निकल. This is the surface of nickel. Now अगर हाइड्रोजन इसके पास आएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन will form temporary bonds with nickel. So हाइड्रोजन इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है? And hydrogen will form temporary bonds with nickel. That is first of all physics option that is going to take place. क्योंकि temporary bonds बना रहा है तो physics option होगी यहाँ पे. So you can see that it is forming temporary bonds. So in the first, physical adsorption is going to take place and then hydrogen forms strong bonds with nickel. And the molecule of hydrogen breaks into its respective atoms. So आप देख लो कि ये जो इसके बीच का बॉन्ड था ये यहाँ पे टूट चुका है. It is forming bonds with nickel. Okay? So in the first step, physical adsorption is taking place, and in the second step, chemical adsorption that is going to take place. Okay? अब now let's explain कि अगर हम लोग adsorption कर रहे हैं तो क्या वो process spontaneous है या process non-spontaneous है? Okay? So we know that for any process to be spontaneous, delta G that should be negative. Okay? And according to Gibbs-Helmholtz equation, delta G that is equal to delta H minus T delta S. अब delta G negative तभी हो सकता है जब delta H जो है वो क्या हो? It should be negative and delta S should be positive. Okay, but what is happening over here is कि delta H तो negative है, that we have already studied कि जो process है that is going to be exothermic. So अगर process exothermic है तो first criteria जो हमारा है for delta G to be negative, that is going to be fulfilled over here. Okay, but delta S भी इसमें negative रहता है. Why delta S is negative? Because जैसे gas absorb हो रही है on the surface. S क्या है? S या डेल्टा S क्या है? एंट्रोपी. एंट्रोपी इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस. ओके सो अगर सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी तो ऑक्सीजन तो बाइंड हो गई, फ्री तो नहीं रही. तो अगर वो फ्री नहीं रहती है तो डेल्टा S दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट? सो सेकंड क्राइटेरिया व्हाट वी आर सेइंग ओवर हियर दैट इज delta S over here is positive.
Now in what conditions delta G will be negative? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली टर्म भी नेगेटिव आ रही है, ये वाली टर्म भी नेगेटिव आ रही है, तो डेल्टा G पॉजिटिव होना चाहिए. ओके, बट व्हाट आर वी सेइंग, ये हमारी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव एंड नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. यहां पे डेल्टा H की जो वैल्यू है दैट शुड बी हाई. ओके, अगर डेल्टा H की वैल्यू हाई होगी तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, राइट. और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस वाली टर्म को क्या हो जाएगा, दिस विल the value of T delta S that will increase. So high temperature पे because T delta S increases and delta G becomes positive, therefore the process that becomes non-spontaneous. Have you understood? ये 1 mark का question आपको आ जाता है कि in spite of delta S being positive, still why the process of adsorption is spontaneous. So you have to write two conditions in this. Ki the process is exothermic. At low temperatures, the value of delta H is going to be more negative than T delta S. Therefore, delta G becomes negative, as a result of which the reaction is spontaneous. But at high temperatures, the value of T delta S that increases, as a result of which delta H that is going to delta G becomes positive and the reaction that is going to be spontaneous, non-spontaneous. High temperatures पे non-spontaneous और low temperatures पे it is going to be spontaneous. So now can you differentiate between physical and chemical adsorption, because this is another kind of question which comes to you, right? How do you differentiate या give point of differences between physical and chemical adsorption? तो हमने point wise ही यहाँ पे लिखे, दोनों के points आप अलग-अलग कर सकते हो. First, physical adsorption में van der Waals forces of attraction present है, chemical में strong chemical forces of attraction present है. Number 2, इसकी जो physical adsorption की enthalpy is low और उसकी enthalpy is high chemical की. फिर physical is reversible, whereas chemical that is going to be irreversible in nature. ठीक है? Then let's go on to the first kind of adsorption, that is adsorption of gases or liquids, that we will do in our next lecture.